अदम गोंडवी लिखते हैं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, और सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे, ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। आप सबको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप मतदान करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। आप अगर मतदान करने जा भी रहे हैं तो आप एक ईमानदार और एक वास्तविक नेता का चुनाव कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आपका एक मतदान आपका भविष्य तय करेगा। आपके पीढ़ियों के विषय में जो नेता सोचते हैं, जो जनप्रतिनिधि सोचते हैं, उनका चुनाव करें और एक वास्तविक और ईमानदार नेता का चुनाव करें। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक दुबे है। आप सबका डीएवी पीजी कॉलेज के इस प्रांगण में बहुत स्वागत है। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने प्राचार्य महोदय के प्रति, प्रोफेसर सत्य गोपाल सर के प्रति, जो हम सब के बीच मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं अपने तमाम प्राध्यापक गणों का भी बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जो हमारे अतिथिगण हैं उसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव मैम हैं, साथ ही मणिकेश श्रीवास्तव सर हैं, अरविंद कुमार सर हैं। उनके साथ अन्य बीएलओ का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनमें अनीता चौरसिया मैम हैं, सविता श्रीवास्तव मैम हैं, संगीता श्रीवास्तव मैम हैं और साथ ही साथ बबीता शर्मा मैम हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव मैम को बुलाना चाहूँगा। आप आए मैम और हम सबके बीच अपना वक्तव्य रखें। बहुत स्वागत मैम। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक गणों को, प्राचार्य महोदय को और हमारे बीएलओज और प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। वैसे ये कार्यक्रम जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है और आप लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप लोग आने वाले समय का भविष्य, हमारा भविष्य है। आप लोग हम लोग उस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हम लोगों को जो करना था कर चुके हैं, ना कुछ सेटल हो गए हैं। लेकिन आप लोगों को अपने देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में सब बहुत कुछ सोच विचार करना है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपका एक वोट आपके भविष्य को बदल सकता है। क्योंकि आप लोग जैसे देखते होंगे कि जिस प्रकार से आप लोग एक छोटी सी चीज़, हम लोग अगर मार्केट में एक सब्ज़ी खरीदने भी जाते हैं या कपड़े खरीदने जाते हैं, उसका भी हम लोग खूब चुनाव करते हैं, ठोक बजा करके देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। और वहीं पर जिस समय हम लोग अपने घरों से गर्मी, सर्दी या किसी रीज़न से मतदान के लिए नहीं निकलते हैं, तो उस समय जो लोग निकलते हैं, इस मान लीजिए कि 40% लोग निकलते हैं, 40% लोग हमारे भाग्य विधाता बन जाते हैं और उस प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं जिसको कि आप शायद जो है अपने वास्तविक जीवन में जिससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग खूब ठीक से अपने प्रत्याशी का चयन करें, देश, धर्म, मतलब धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठते हुए। ठीक है, आप लोग जो है, चूँकि ये एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया है स्वीप के तहत, जो कि एक मतदाता जागरूकता अभियान है, तो पहले आप लोग जो है अपने विचार प्रकट करेंगे, उसके बाद हम लोग शपथ लेंगे, मतदाता शपथ। दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर नगर में, हर गली, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, और ये आग बदलाव की आग होनी चाहिए, और ये आग परिवर्तन की आग होनी चाहिए, जो सकारात्मक परिवर्तन हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मतदान के बाद से ये सकारात्मक परिवर्तन जरूर होगा। मैं आज आप सबके बीच आज के विषय के बारे में बता देता हूं। हमारा आज का विषय है मतदान, हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य और हमारा भविष्य। आज इस पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। मैं उस
कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने प्राचार्य महोदय प्रोफेसर सत्यगोपाल सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। सर आप आएँ और अपने वक्तव्य रखें। सर। सम्मानित मंच, हमारे सभी प्राध्यापकगण और सारे स्टूडेंट्स, एक तरह का अवेयरनेस, हालांकि हमारे सारे स्टूडेंट इन सारी चीज़ों से परिचित भी हैं कि हमें अपने मत को कैसे प्रयोग करना है, पर इस पर एक परिचर्चा, किस आधार पर आप मत करते हैं, आपका प्रायोरिटी लेवल क्या होना चाहिए, क्या देखते हैं आप, वर्क के आधार पर, पर्सनालिटी के आधार पर, भविष्य के आधार पर, या देश के प्रोग्रेस या डेवलपमेंट के आधार पर, किस आधार पर आप अपने मत का प्रयोग करेंगे। न किसी के दबाव में करेंगे, न किसी के प्रभाव में करेंगे, ये आपका अपना मत है, अपने हिसाब से करेंगे। तो ये अभियान पूरे डिस्ट्रिक्ट में चला है, जिसमें कॉलेज को भी मौका मिला है और एक तरह की परिचर्चा है, आप लोग के इंटरेक्शंस हैं, आपस में कुछ हेल्दी चीज़ें आपस में बातचीत करके आएंगी और आपके कम से कम इंटेलेक्चुअल लेवल को इंडिकेट करेगा। इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं सभी लोगों से शपथ लेने की बात करूंगा। इसको प्लीज खड़े होकर सब लोग शपथ ले लें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारा जो विषय है वो मतदान हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य और हमारा भविष्य है। और इस विषय पर आज हम सब चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आप तमाम प्रतिभागियों का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि आपका समय सीमा है 3 से 4 मिनट तक। मैं एक एक करके क्रम से 3 मिनट, आपका समय सीमा 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट है। और मैं एक एक करके सभी प्रतिभागियों का नाम लूँगा। और मैं सबसे पहले कुमार पारितोष को बुलाना चाहूँगा, वो आएँ और अपना वक्तव्य रखें। कुमार पारितोष। आदरणीय सभापति महोदय, इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, गुरुजन, मेरे छोटे बड़े सहपाठी भाइयों बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है कि मुझे इस महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान पर मतदान हमारा अधिकार, हमारा कर्तव्य और हमारा भविष्य विषय वस्तु पर परिचर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं सबसे पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि न सर उठा के जिए हम, न सर छुपा के जिए हम, न सर उठा के जिए हम, न सर छुपा के जिए हम, नजर से नजर मिला के जिए हम। जीना हो तो जिंदगी का एक रात कम ही जिए तो सही, लेकिन मेरा ख्वाहिश है कि जहां कहीं भी रहे वहां मतदान का अधिकार, भविष्य और कर्तव्य का मसाल जला के जिए हम। वहां मतदान का अधिकार, कर्तव्य और भविष्य जलाकर जिए हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी कहा था कि चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है, जिसमें मतदान के अधिकार के द्वारा देश के भविष्य का सही निर्माण होता है। तो दूसरी तरफ हरभाऊ उपाध्याय ने कभी कहा था
कि चुनाव युद्ध नहीं तीर्थ है, चुनाव पर्व है। यह पानीपत नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, यह प्रयाग और त्रिवेणी है। अगर हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरभाऊ उपाध्याय जी के पथ पर चलेंगे तो निश्चित रूप से ही हमारा भारत फिर से सोने का चिड़िया कहलाएगा। और मैं चंद पंक्तियों में एक छोटा सा कविता मतदाता जागरूकता अभियान पर जो है आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। मतदान का महापर्व आने वाला है। लोकतंत्र के मंदिर के यदि आप पुजारी हैं तो मताधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखा भी गया है कि जनता चुनाव के माध्यम से देश की तकदीर बदलने की क्षमता रखती है। कहा गया है कि मतदान प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। हमारे संविधान में दबा कुचल, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, नारी पुरुष, जो कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक है तो उसे अधिकार है अपने मत द्वारा, अपने ताकत द्वारा इस देश के नेतृत्वकर्ता को चुनने का। तो अब मैं उस कविता को सुनाने जा रहा हूं आप लोगों के समक्ष। जागो जागो रे, जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे जागो मतदाता, विधाता बनो भारत के। वर्ष 18 शुभारंभ की अंतिम नहीं व्यवस्था, बट 18 शुभारंभ की अंतिम नहीं अवस्था। जिस प्रकार की चाहो वैसी बदलो आप व्यवस्था। ज्ञान तुमको बड़ा है अच्छा खासा, विधाता बनो भारत के। ज्ञान तुमको बड़ा है अच्छा खासा, विधाता बनो भारत के। सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा, सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा। अगर अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा। वोट डाल के बदल दोगे पासा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। जगमग 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 कर दो लोकतंत्र की मंदिर, जगमग 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 कर दो लोकतंत्र की मंदिर। दूर कर दो कोने कोने से निराशा, विधाता बनो भारत के। एक और विनती है, लालच में फंस बिक न जाना, अर्जी इतनी सुन लो। लालच में फंस बिक न जाना, अर्जी इतनी सुन लो। भाग्य हाथ में बटन दबा कर चाहे जिसको चुन लो, भाग्य हाथ में बटन दबा कर चाहे जिसको सुन लो। दे न पाए शिकारी कोई झांसा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। और सारे जात पात धर्म बंधन से ऊपर उठकर इस बार का मतदान करना है। और 5 वर्ष के बाद पर्व मतदान अनोखा आता, 5 वर्ष के बाद पर्व मतदान अनोखा आता। देश दम पाखंड आदि को छोड़ जोर अपनी नाता, पूर्ण कर लो जो मन में है अभिलाषा, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे जागो मतदाता, विधाता बनो भारत के। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि वतन की आबरू बच न पाएगी तब तक, वतन की आबरू बच न पाएगी तब तक जब तक हर जुबा पे इंकलाब हिंद के नारे न होंगे। फतह करना तो दूर, वहां जाना भी मुश्किल होगा जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन के नारे न होंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन के नारे न होंगे। इसलिए आपसी एकता और आपसी भाईचारा को बनाकर इस बार का मतदान करना है। और युवा चाहे तो दुनिया का कोई भी रुख बदल सकता है, क्योंकि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, कमानों से निकले तीर बदल देते हैं। बदलने वाले तो हवा का रुख ही मोड़ देते हैं, बदलने वाले तो तकदीर ही बदल देते हैं। इसलिए हम लोग युवा हैं और पूरे शांतिमय वातावरण में इस बार का चुनाव संपन्न कराना है। और इस देश के, इस समाज के और इस युवा के भलाई में जो भी नेता इस देश के लिए काम करे उसको चुनना है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।
बहुत बहुत धन्यवाद परितोष। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लखनऊ की एक बेटी हैं कविता तिवारी, वो लिखती हैं कि हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर हे प्रतिपालक, हे सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरता मंगल मूरत शक्ति रूप हे गुणाधार, सभ्यता यशस्वी हो जाए मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल वृष्टों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक मां का धानी परिधान रहे, और जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तब तक ये हिंदुस्तान रहे। और इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको मतदान करना ही होगा, आपको अपने घर से बाहर निकलना ही होगा। आप इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि आप अपने समय का ख्याल रखें। 3 मिनट आपका समय है। और मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगा, अमन कुमार होली को। अमन कुमार होली, आपका स्वागत है, आए आप। आगे अनूप कुमार हैं MA 2nd सेमेस्टर से, और प्रिया शुक्ला हैं, वो तैयार रहेंगे। कि व्योम पटल के इस क्षितिज पर राम के संघर्ष का आधार लिखने जा रहे हैं, और हम समय की मांग पर संसार लिखने जा रहे हैं। नमस्कार आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। DAV PG कॉलेज वाराणसी के इस पावन मंदिर में NSS इकाई E और H के द्वारा आयोजित इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता स्वीप वाराणसी के भी अनेक पदाधिकारीगण मंच पर मौजूद हैं, मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी आदरणीय वंदना मैम जी एवं तमाम यहाँ उपस्थित हमारे भाइयों एवं बंधुओं, बड़ी संख्या में आप युवा वर्ग आज इस सभागार में मौजूद हैं। आप युवा वर्ग ही इस देश के धुरी हैं, जिसके सबल कंधों पर ही देश की भविष्य को रखा जा सकता है। दोस्तों, भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के आधार पर ही इसका भविष्य एवं भवन का निर्माण किया गया है। निश्चित तौर पर युवाओं की भूमिका इसमें अधिक बढ़ जाती है। इसलिए तो मतदाता जागरूकता एक महती कार्यक्रम है, इसकी अत्यंत भूमिका है हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ एवं सबल बनाने में। मैंने एक कविता लिखी है जो मतदाता जागरूकता से संबंधित है, आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो मैं अपने काव्य का पाठन करता हूं, जिसका शीर्षक है मतदाता जागरूकता। कि लोकतंत्र में तुम्हें मिला है, कि लोकतंत्र में तुम्हें मिला है सबसे बड़ा यही सम्मान, कि लोकतंत्र में तुम्हें मिला है सबसे बड़ा यही सम्मान, बरस 18 पार रे भैया तुम लायक हो गए करने मतदान। अरे फॉर्म नंबर 6 भरकर, जिन्होंने भी अपने मतदाता पहचान पत्र बनाया होगा उन्हें पता होगा फॉर्म 6 भरा जाता है। तो पंक्तियां निवेदित है कि फॉर्म नंबर 6 भरकर पहले मतदाता पहचान बनाना, क्योंकि लोकतंत्र की रह जाएगी मान, और अपने कर्तव्य अधिकार का रखो सदा तुम भान, समय से जाना करने मतदान, समय से जाना करने मतदान। कि बुजुर्ग रहे या महिला या दिव्यांग, कि बुजुर्ग रहे या महिला या दिव्यांग, रंक रहे या तुम रहे कुबेर धनवान, सबसे पहला काम है तुम्हारा समय से करने जाना मतदान, समय से करने जाना मतदान। कि चुनाव की जब बेला आई, लोकतंत्र की मेला आई, सबसे पहले रहे या ध्यान, सुयोग नेता पर ही डालना मतदान, सुयोग नेता पर ही डालना मतदान। कि ना जात पात की ओर देखना, कि ना जात पात की ओर देखना, ना नोटों पर तुम हाथ सेकना। अक्सर चुनाव के मौसम जब आते हैं तो बहुत सारे लोग जात पात और नोटों पर बिक जाते हैं। तो एक कवि होने के नाते मेरा यह माध्यम है साहित्य, और इसके माध्यम से मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि न जात पात की ओर देखना,
न नोटों पर तुम हाथ सेकना, न वादों पर न इरादों पर, न दारू कंबल साड़ी पर, न वादों पर न इरादों पर, न दारू कंबल साड़ी पर, वोट डालना केवल तुम जनता के असल पुजारी पर, जनता के असल पुजारी पर। धन्यवाद, आप सबों का बहुत बहुत आभार, पुनः शुक्रिया। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी को आवाज़ देना चाहूँगा, अनूप कुमार, जो MA सेकंड सेमेस्टर से हैं। आपका बहुत स्वागत है। सफलता, मेहनत इतनी शांति और शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे, ऐसे भाव से हमें काम करना चाहिए, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ पर पुरुष दारू पे और महिला साड़ी पे वोट दे देते हैं, तो ये निश्चित ही बहुत गलत है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा तो नहीं सोचा था। जब हम सुबह उठते हैं तब तक आधा समय बीत चुका होता है, निश्चित ही उन्होंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था। तो निश्चित ही हम गलत ट्रैक पे हैं, हमें थोड़ा सा अपने आप को संभालना भी होगा और उनके लिए तो कर ही सकते हैं, और जो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के लिए करेंगे और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए करेंगे। तो यदि अगर हम संभल के सोच के, और जो चर्चा का विषय है मतदान हमारा अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है, मैं आपको ध्यान दिला दूं, मतदान हमारा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि 1909 में जब मार्लो मिंटो आया था तो उसमें केवल मात्र 17,000 लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, वो भी पढ़े लिखे लोगों। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी एक हथियार मिला है समानता का। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है उसके अकॉर्डिंग अगर सोचें तो समानता के अधिकार पे कोई आपके साथ भेदभाव नहीं किया गया है, हर किसी को बराबर अधिकार दिए गए हैं। और ये बहुत बड़ी महत्व की बात है, क्योंकि केवल पढ़े लिखे इतनी अधिक जनसंख्या में केवल 17,000 लोगों को वोट देने का अधिकार लगभग अपने आप में क्या मैसेज देती है। और आज हमारे पास ये सब कुछ अधिकार है, फिर भी हम वोट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको एक चीज़ और मैं अपने लाइफ से बताऊंगा। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो वहाँ की एक हमारे सर थे, वो बोलते थे कि सरकार आपको पढ़ाना नहीं चाहती और आप किताब नहीं खरीदना चाहते। ये इसलिए वो बोलते थे कि उनको पता था कि अगर गवर्नमेंट अगर एजुकेशन पे ध्यान दे तो उसको पता है कि सब लोग समझदार हो जाएंगे। तो हमें ये भी ज़रूरी है कि हम अपने जो स्टडी है वो हमें खुद से ही करना होगा। और थैंक्स टू गॉड कि अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो हमें हर चीज़ को एक्सेस करने का अधिकार हो गया है और बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल हमें मिल सकता है, तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। और जब हम पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो हमारे पास एक विज़न होगा, एक हमारे पास लक्ष्य होगा। हम सोच सकते हैं कि हमें अपने देश को किस दिशा में ले जानी है। तो इस आधार पे जब हम काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। तो पढ़ना भी है हमें और उसके बाद अपने अधिकारों का उपयोग भी करना है। आपने द हिंदू पेपर पढ़ा होगा, उसमें CS DS का एक रिपोर्ट है, नीति है ना, उसमें आपने ये देखा होगा कि वोट किस आधार पे किया जाएगा, उसने एक सर्वे किया है। रजनी कोठारी पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं, जो कि 2015 में उनका देहांत हुआ है। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी 1963 में। और इसको फंड करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड किया था लार्ज लेवल पे, और वो संस्था काम करती है। उसने रिपोर्ट पेश किया है कि इस 2024 में जो चुनाव होगा उसमें लोगों का जो पोल करने का मत है, मैंने पॉइंट्स पर उन्होंने बताया है कि जो डेवलपमेंट है उस पर 17% रखा गया है, उसमें इंटरनेशनल इमेज है उस पर 2% कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें हिंदुत्व पर भी 2% है। इस तरह से उसमें चीज़ें दी गई है। और अगर उस चीज़ को अगर हम हकीकत मानते हैं तो लगता है कि अच्छा दिशा में जा रहे हैं, पर उस रिपोर्ट में पता नहीं कैसे वो किया गया है। और जब वोट होंगे तो हम सबको पता है जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे बहुत सारे लोग वोट करते हैं। तो उस रिपोर्ट में कुछ और दिख रहा है, हमारे मन में कुछ और है, हम बूथ पे जाएंगे तो वहाँ कुछ और बिहेव करेंगे। तो ये सब चीज़ नियंत्रित होती है हमारे एजुकेशन से, और हमें ये खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें, और उसमें जो लिखी गई है अगर उस आधार पे हो तो और अच्छी बात है। डेवलपमेंट हमारा बहुत ज़रूरी है, उसमें हेल्थ का मुद्दा होता तो और बेटर होता, इन्वायरमेंट का मुद्दा होता तो और बेटर होता।
तो ये सब चीज़ें अगर उसमें ऐड हो तो और बेहतर होता, जिसे हम ऐड कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि उस रिपोर्ट में बहुत अच्छी बातें आएंगी। तो इस सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें वोट देने का जो अधिकार मिला है, जो स्वतंत्रता सेनानियों के उपलब्ध में ही कहें, उनके प्रयासों से ही कहें, जब देश आज़ाद हुआ था तो एक साथ में सारे पुरुष स्त्री हर किसी को वोट देने का अधिकार मिला था। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं कि उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो और स्वर्ण उसको प्राप्त हो और एक साथ में ये सारे अधिकार दे दिए गए हो, है ना। जब चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री ये कहता हो कि भारत नहीं राष्ट्र है, नहीं राष्ट्र हो सकता है, तो हमने एक उस चीज़ को भी हकीकत करके दिखाया है। तो निश्चित ही हम अच्छे दिशा में आगे जा सकते हैं। हमें अपने एजुकेशन पे ध्यान देते हुए और अपने जो एम है उसको आगे बढ़ाते हुए काम करना चाहिए। थैंक यू। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते थोड़ा सा बातें बढ़ गई। बहुत धन्यवाद आपका। और अगली प्रतिभागी हमारी हैं प्रिया शुक्ला, सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। To all the respected dignitaries, teachers and my dear friends, a very good afternoon to all of you. See, it's been very long since I held on to a stage, so please forgive me if I stammer, and I'm very sure that I'll stammer. Today's topic is voting, our right, our duty, and our future. So I'd like to dissect my speech into 3 parts. One, I'd like to talk about its importance as our right. In the second para, I'd like to talk about why is it important as our duty. And in the third, I'd like to talk about how it's gonna shape our future. See, one thing about right is, if a right is provided to you easily, you won't value it. कोई भी चीज़, कोई भी अधिकार जो आपको आसानी से मिल जाता है, आप उसकी कदर नहीं करते, आप उसकी वैल्यू नहीं करते। आज हमको जागरूकता अभियान चलाने पड़ते हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि वोट करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम असल में अपने वोटिंग राइट्स का महत्व समझते ही नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 326 राइट टू वोट, एडल्ट सफरेज मिला हुआ है हमको। मैं चाहती हूँ कि पहले आप लोग ये बात समझें कि वोटिंग करना या वोटिंग राइट्स क्यों नेसेसरी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में इमेजिन करें जहाँ आपके पास आपका रूलर आपको इस बात के लिए सज़ा देता है कि आप अपनी हेयर कट कैसे रखते हैं। आप उसकी तरह हेयर कट नहीं कर सकते, आपके पास जॉब नहीं है, आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो आपको जेल हो जाया करती है। ऐसे सिचुएशन में आप सोचिए कि कितनी कसमसाहट होगी, कितनी उलझन होगी कि काश हमारे पास कोई ज़रिया होता कि हम ये सिस्टम चेंज कर पाते, हम ये लीडर बदल पाते। आज जब हमको वो राइट है, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते। हम अपनी रोज़मर्रा के जीवन में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि आज जो हमारे हाथ में जो ये अधिकार आया है वो अगले 5 साल तक हमको किस हद तक इफ़ेक्ट करेगा। Voting is not just a right, it's a duty. It's a duty we owe to ourselves, to our community, and to our nation. Pericles once said, just because you don't take interest in politics, that doesn't mean that politics won't take interest in you. हमारी गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट हर कदम जो लेगी वो आपके रोज़मर्रा के जीवन को, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को बहुत इफ़ेक्ट करेगी। और ज़रूरी है कि हम ये बात समझें। हम आने वाले 5 साल तक कोशिश देंगे कि गवर्नमेंट हमारी बस रिलीजन कर रही है, गवर्नमेंट सिर्फ दलितों के लिए काम कर रही है, या गवर्नमेंट बस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए टिल्टेड है। भाई, जब आप जाके एक ऐसे गवर्नमेंट को वोट करते हैं जिसके मैनिफेस्टो में ही रिलीजन है, जो बोलता ही है कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो आने वाले 5 साल में आप क्या आप एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे 5 साल कैसे डिसीजंस लेगी? उसका तो फाउंडिंग प्रिंसिपल ही रिलीजन है और रिलीजन को मुद्दा बनाएगी ही। तो ज़रूरी है कि जो राइट आज हमारे हाथ में है, जब हमको वो स्टीयरिंग व्हील पकड़ाई गई है कि आने वाले समय को हम किस दिशा में मोड़ें, तो
तो हम उस स्टीयरिंग व्हील छोड़ने की जगह उसको कस के पकड़ें और अपने आने वाले डिसीजंस को, अपने वोट को इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आने वाले 5 साल में जो गवर्नमेंट हो वो हमारे हित में काम करे। वन थिंग इज़, हम सब यूथ हैं, काफ़ी टाइम ऐसे हमारे दिमाग में आता है कि यार ये चीज़ गलत है, या जब हम छोटे थे तो हम अक्सर ये सोचा करते थे कि सोसाइटी में ये चीज़ गलत है, या यहाँ पे ये काम गलत हो रहा है, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो ये बदलूंगा, मैं इतने बड़े चेंजेस ला दूंगा, दुनिया ही बदल दूंगा। धीरे धीरे भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स हम सब रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी नहीं बन सकते हैं, लेकिन बचपन में जो सोचा था ना कि ये चीज़ गलत है, विमेंस के साथ ये चीज़ गलत होती है, उसको करेक्ट करने का ना एक हथियार है आपके पास। अगर आप ढंग से सोच के किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं जो विमेन के लिए काम करेगी, तो हो सकता है आने वाली सिचुएशन में विमेन की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। अगर आप 5 साल तक थोड़े विजिलेंट रहते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्शंस को थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अब ध्यान देते हैं कि 5 साल में इस पॉलिटिकल पार्टी ने इन्वायरमेंट के लिए ये काम किया था, या ये इसने नुकसान किए थे, और आप इन्वायरमेंट के लिए स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो जब आपके हाथ में वो राइट दिया गया कि आप चूज़ करें, तो चूज़ करें वो पॉलिटिकल पार्टी जो इन्वायरमेंट को लेके सेंसिबल है। 2 चीज़ें, राइट, ड्यूटी। तीसरी है फ्यूचर। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब हम वोट देने जाते हैं धूप में उतनी बड़ी लाइन लगा के, हम अक्सर इसीलिए हम सोचते हैं यार धूप है, इतनी बड़ी लाइन होगी, कौन जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो एक दिन जो समय निकाल के आप उतनी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, वो आने वाले 50 साल इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी 5 साल भी रहती है तो आने वाले उसका इम्पैक्ट आपको 50 साल तक दिखता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ look into the manifesto of the communities of the parties which are standing for the elections. Please be vigilant about their activities which they had taken in the past, and please vote accordingly. Thank you. अच्छा, जो बात मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूँ कि आप एक बार समय का ज़रूर ध्यान रखें। मैं भी एक छोटी सी बात बहुत कम समय में ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं बिहार से आता हूँ और मैं यहाँ आके पढ़ रहा हूँ। पढ़ने में कॉलेज का फ़ी बहुत अधिक नहीं है, यहाँ रहने में ही 6-7 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो जाते हैं केवल रह के, और मैं केवल बीए कर रहा हूँ। बीए कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे लोग कहते हैं कि केवल बीए कर रहे हो तुम, तो वही चीज़ है कि केवल बीए कर रहा हूँ मैं, और 6-7 हज़ार रुपये केवल रहने के खर्च हो जाते हैं हर महीने। कॉलेज का फ़ी कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें 5 साल पे 6 साल पे हमको ग्रेजुएशन की डिग्रियाँ मिलती हैं। और इसका कारण क्या है कि हमने एक अच्छे सरकार को नहीं चुना है, हमने एक ईमानदार सरकार को नहीं चुना है। इसके कारण मैं अपने माता पिता से दूर, मैं अपने परिवार से दूर, मैं अपने शहर से दूर यहाँ आके पढ़ रहा हूँ और पैसे खर्च कर रहा हूँ। मैं अपने घर के बगल के कॉलेज में भी पढ़ सकता था, उस महाविद्यालय में पढ़ के अपनी बीए की डिग्री प्राप्त कर सकता था, लेकिन केवल एक अच्छे नेता को ना चुनने के कारण, एक अच्छी सरकार को ना चुनने के कारण ये सब हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं और मैं देवेश दुबे का बहुत स्वागत करते हैं। देवेश दुबे यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यापकगण एवं सभापति महोदय एवं मेरे सभी श्रेष्ठ भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम चुनाव आ रहा है, महान लोकतंत्र एक बार पुनः एक सरकार का गठन करने जा रहा है, परंतु सरकार का गठन करने में सामान्यतः होता क्या है कि लोग नेता का चयन नेता के गुणवत्ता को न देखते हुए नेता का जाति, धर्म, संप्रदाय, बोली, क्षेत्र के आधार पर चयन करते हैं, जिसके कारण उस नेता के आगे व्यक्ति जो मूल मुद्दा है, हमारा वातावरण, हमारे देश का विकास, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। यदि हम किसी
ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिसका केंद्र धर्म हो, जाति हो, तो अगले 5 साल बाद हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें क्या देगा। यदि हम ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो व्यक्ति हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में मदद करे, हमारे शिक्षा के विकास में मदद करे, यह प्रायः बहुत खेद का विषय है कि भारत की साक्षरता दर 74.4% हो गई है, परंतु इसके बावजूद यहाँ के जो वोटर्स हैं वो अभी भी जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब मुद्दों से ऊपर नहीं उठ पाते। गांव में प्रायः कुछ जैसे कम शिक्षित लोग हैं, उनसे कभी कभी, क्योंकि मैं गांव से ही आता हूं, तो उनसे बात करने का मौका मिलता है, तो वो लोग कहते हैं न तो मेरा भला ये सरकार ने किया है, न तो वो सरकार किया है, मैं तो वोट ही देने नहीं जाऊंगा। तो इस पे मुझे लगता है कि एक उदाहरण है कि जैसे उन लोगों के लिए अगर एक बास्केट है और उसमें मान लीजिए आम है और वो सारे आम सड़े हुए ही हैं, उस व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि उसे कोई सरकार अच्छी नहीं लग रही है, ना तो जो कैंडिडेट उठे हैं तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कहता मैं वोट ही देने नहीं जाऊंगा। लेकिन यदि वो वोट देने नहीं जाता है तो चूँकि कैंडिडेट तो उठे हैं तो किसी न किसी की सरकार तो बनेगी ही। तो एक रेशनल पीपुल होने के नाते ये दायित्व तो बनता है हम लोगों का कि जैसे वो उस बास्केट में अगर सड़े हुए आम हैं और हमें भूख है, आम खाने की इच्छा है, तो हम क्या करेंगे, जो आम कम सड़ा है उस आम का चयन करेंगे। तो यदि आपको लगता है कि न तो ये व्यक्ति अच्छा है न तो वो व्यक्ति अच्छा है, तो मैं वोट ही देने न जाऊं, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप उसमें चयन कीजिए, सोचिए कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है। भाई 2 व्यक्ति हो सकते हैं, दोनों में गुणवत्ता कम हो, लेकिन कोई तो श्रेष्ठ होगा, तो हमें उस व्यक्ति का चयन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। प्रियांशु चौरसिया अगले प्रतिभागी हैं और उसके बाद से आयुष कुमार दुबे 2nd सेमेस्टर, और ये पीनाश। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर राष्ट्र के लिए अपना मतदान न भूलें। स्वार्थ संपदा की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। नमस्कार आप सभी को, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे प्रोफेसर्स और निर्वाचन आयोग की ओर से आए हुए सारे अधिकारियों और सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज जो हमारा विषय है मतदान, हमारा अधिकार और कर्तव्य और हमारा भविष्य, अब तक की जो सारी चर्चा हुई, मैं पीछे बैठ करके जैसे देख रहा था, तो शायद मुझे लगता है कि हम सभी और भी अच्छे से अवगत हैं इन सब बातों के बारे में। मैं बस आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा यहाँ कि आज जब हम इस सभागार से बाहर जाएं तो इस चर्चा को अपने समाज की चारों ओर फैलाएं। मुझे पता है कि बनारस से हर एक कोने से लोग यहाँ बैठे हुए होंगे इस सभागार में, तो ऐसा हो कि ये जो हमारा परिचर्चा है इस सभागार से बाहर जाए ताकि जागरूकता सब लोगों तक पाए। और मैंने आज के इस उक्त विषय के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मतदान हम सभी का अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है, भविष्य की सीढ़ियों का वर्तमान में ये आधार है, अगर जो चूक गए तो देश पड़ जाए बीमार है। अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग करें, देश के विकास में सहयोग करें, मतदान के अधिकारों का प्रयोग करें, लोकतंत्र के सही अर्थ को फलीभूत करें। सरकारों की आलोचना करना सिर्फ बात नहीं, देश बढ़ेगा कैसे जब तक आओगे साथ नहीं। वर्तमान ही है भविष्य का कायाकल्प, इस बार हो 100% मतदान, यही हमारा संकल्प। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और रोजगार, इन सब का है एक आधार, वो है लोकतंत्र की हमारी सरकार, और सरकार चुनना है हमारा अधिकार। जाग जाओ मतदाताओं, देश की दिशा को चुनो, मतदान के अधिकार से देश का भविष्य बुनो, और जन जन की हो यही पुकार, स्वस्थ लोकतंत्र जिम्मेदार सरकार, मतदान हमारा कर्तव्य और मतदान हमारा अधिकार। मैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 लाइन को भी यहाँ कोट करना चाहूँगा।
जब एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी तो उन्होंने लोकसभा में ये लाइन बोली थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए और हमारा संविधान अमर रहना। तो लास्ट कुछ लाइनों के साथ मैं अपने पंक्तियों को विराम दूंगा कि सत्ता के खेल में पार्टियों की सिर्फ हार जीत नहीं जरूरी है, ये देश जरूरी है, इस देश की गरिमा जरूरी है, इस देश का विकास जरूरी है, इस देश की शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं जरूरी है और ये देश जरूरी। धन्यवाद आप सभी। हमारे अगले प्रतिभागी आयुष कुमार दुबे, स्वागत है आपका। मैं कुछ पंक्तियों से अपने बात को शुरू करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें, लोकतंत्र की लाज बचाने वालों की पहचान करें, घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। तो शुभ मध्याह्न आदरणीय निर्णायकगण, शिक्षक वृंद एवं मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम आयुष कुमार दुबे है, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। जैसे मेरी सहपाठी प्रिया ने बताया कि मैनिफेस्टो देखकर वोट करना चाहिए, तो हम सबको पता है कि नेता लोग हम जिनको चुनते हैं, संसद में जाते हैं, कुछ भाषण देते हैं, गाली गलौज करते ही हैं, कंफर्म है, सब लोग देखते भी हैं टीवी में। मैं अपनी बात को आगे रखूंगा, लेकिन उसको कुछ पंक्ति से साथ जोड़ना चाहता हूं कि नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। हम जब वोट देते हैं ना, हम सभी लोग जब वोट देते हैं तो ये सोचते हैं यार लीडर तो चुन रहा है अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम बैठकर ये बात कर रहे हैं ना, वहां पर भी हम जाति और धर्म को देखकर ही वोट देते हैं। कभी विकास को देखकर वोट देना हमारी नियति में रहा नहीं है। हमेशा से हम यही कार्य करते आए हैं, हमें सिखाया गया है इन्हीं को वोट दिया, क्या को दूसरे का मत दिया, इन्हीं के दिया। ये लैंग्वेज होता है, बनारसी लैंग्वेज है, खैर छोड़ो। वोटिंग का सेकंड जो प्रॉपर्टी जो हम बोलते हैं ना, जाति धर्म से हटकर वोट देना जरूरी है, तभी तो हम विकास को आगे देख सकते हैं। विकास को देखने के लिए हमें जाति और धर्म की देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने कार्य क्षेत्र को देखना पड़ेगा। जब होली आती है, दिवाली आती है, ईद बीता जस्ट अभी, तो ईद आता है तो हम लोग त्यौहार को एकदम कितने खुशी से मनाते हैं, ठीक है। यह भी एक त्यौहार है, जैसे हमारे किसी भाई ने बताया कि लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकतंत्र का त्यौहार है तो खूब जोर शोर से मनाना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मैं तो अंतिम में अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ पंक्ति बोलना चाहता हूं कि अपने अधिकारों की खातिर हम सबको लड़ना होगा, अपने अधिकारों की खातिर हम सबको लड़ना होगा, चाटुकारिता और लालच से दूर सदा रहना होगा, चोर उचक्कों से क्या डरना, चोर उचक्कों से क्या डरना, आओ हम ऐलान करें, घर से निकले बाहर आए, सब मिलकर मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भैया। अगले प्रतिभागी हैं उज्जवल पांडे। उज्जवल पांडे का बहुत स्वागत। जब इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लेके आई थी तो उसके बाद एक नेता उभरे थे, उससे पहले भी थे लेकिन उसके बाद उनकी लहर आई थी, जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। वो जब अपने चुनावी रैलियों में जाते थे तो वो एक कविता का बार बार रिसाइटेशन करते थे जो दिनकर जी ने लिखी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हर 5 साल पे जनता ये आह्वान करती है हर उस भ्रष्ट सरकार से, हर उस सरकार से जिसने अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा नहीं करती, कि साहब आपका समय खत्म हो गया है, अब सिंहासन खाली कर दीजिए क्योंकि ये आपके पिताजी की नहीं है। देश में सबको मतदान का अधिकार है, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम मतदान करें। मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए जितनी न्यायपालिका आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए मतदान भी उतना ही आवश्यक है। यदि न्यायपालिका आपको आपके राइट्स देती है, अगर वो आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को एंजॉय करने की इजाज़त देती है और उसमें हेल्प करती है, तो राइट टू वोट आपको हेल्प करता है कि आप अपना वर्तमान और भविष्य किस तरीके से फैब्रिकेट कर सकते हैं। मैं फैब्रिकेट शब्द का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये अधिकार है कि आप आने वाले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। आप जल, जंगल, जमीन पे वोट दे रहे हैं या आप धर्म, जाति, वर्ग पे वोट दे रहे हैं। क्या आपके वोट देने का अधिकार कोई मंदिर है या आपके वोट देने का अधिकार कोई विद्यालय है? क्या आपके वोट देने का अधिकार बिहार के विश्वविद्यालय है या आपके वोट देने का अधिकार जर्मनी की या फ्रांस की कोई प्रधानमंत्री है
या इटली की कोई प्रधानमंत्री है जो आपके देश का दौरा कर रही है। आपके वोट देने का अधिकार आपका होना चाहिए, यह किसी और का नहीं होना चाहिए। आपको किसी प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना चाहिए। इंदिरा गांधी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुन के वोट दीजिएगा, और उस बार उनका कैंडिडेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हार गया था। तो मैं आपको बता दूं कि आप सब अपने अंतर मन की आवाज़ ही सुन के वोट दीजिएगा। घर जाइए, जैसे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाया जाता है वैसे ही प्रोज एंड कॉन्स बनाइए कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देता हूं या मैं किसी फलाना पार्टी को वोट देता हूं तो आने वाले 5 सालों में वह पार्टी हमें क्या देगी। क्या वो लद्दाख को सुनेगी? क्या वो लद्दाख की आवाज को सुनेगी? क्या वो 6th शेड्यूल बताएगी कि 6th शेड्यूल है क्या? क्या वो आपको बताएगी कि लद्दाख में वो 5th शेड्यूल क्यों लागू करना चाहती है, ना कि 6th शेड्यूल? क्या वो बताएगी कि यूसीसी जब आएगा तो उससे ट्राइबल्स को क्या लाभ या हानि होगी? क्या वो बताएगा कि एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी संख्या अभी भी विश्वविद्यालयों में कम क्यों है? क्या वो बताएगा कि उनके ऊपर जो अपने आप को, अपनी सिविलाइज्ड सोसाइटी को हम थोप रहे हैं वो सही है या गलत? मैं सोशियोलॉजी का छात्र हूं, मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा था और हमारे इस सेमेस्टर में ट्राइबल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने एक चीज देखी कि जो काम ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर करते थे, हमें अनसिविलाइज्ड कह के, वही कुछ काम हम ट्राइबल्स के ऊपर करते हैं। क्या सरकार उन्हें मुक्त छोड़ेगी? क्या सरकार उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से जीने का अधिकार देगी? लोकतंत्र आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, वोटिंग राइट आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आज से कई हजार साल पहले जब ग्रीस में वोटिंग्स होते थे तब भी उनकी वोट से ही सरकार बनती थी, लेकिन हमारे लिए ये नया है। साहब, आजादी को 77 वर्ष बीत चुके हैं। 77 वर्ष, इतनी किसी एक सामान्य मानव की जीवन काल होती है, इतने में इंसान निपट जाता है। उसके बाद भी आज भी 2014 के आंकड़े हैं कि सर्वाधिक मतदान 2014 में 66% हुआ था सर। 44% लोग वोट देने नहीं गए थे। हो सकता है धूप ज्यादा हो, बेहोश हो गए होंगे, या रास्ते में ट्रैफिक मिल गया होगा, क्योंकि ट्रैफिक वोटिंग राइट से ज्यादा दुखदाई है। एक बार वोटिंग राइट चला जाए फिर समझ में आए कि क्या होता है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो उनसे पूछिए कि आपातकाल में क्या हुआ था। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो वो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए जो नॉर्थ कोरिया को सिग्निफाई करती हैं। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए जो चाइना के वोटिंग सिस्टम को बताती हैं। आपको वोटिंग का इतिहास पढ़ना है तो आप वोटिंग का इतिहास पढ़िए। कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने वोटिंग में एक रिवॉल्यूशन लाया था। वोटिंग हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शायद लोकतंत्र ही है जिसने हमारे देश को बचा रखा है। आज से नहीं, आदि से जब सभा और समिति चलती थी। और अल्लामा इकबाल ने लिख दिया है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा हो दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद उज्जवल। कुंवर बेचैन लिखते हैं कि अब आग के लिबास को ज़्यादा न दबाइए, चटकी हुई गिलास को ज़्यादा न दबा, सुलगी हुई कपास को ज़्यादा न दबाइए, ऐसा न हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिले, चटकी हुई गिलास को ज़्यादा न दबाइए, चटकी हुई। तो इन युवाओं की आवाज़ को ज़्यादा न दबाइए। जब इनके स्टेट में, जब इनके प्रांत में इनको शिक्षा नहीं मिलेगा, जब ये बेरोजगार रहेंगे, तो ये जब उभरेंगे, जब आएंगे, तो आपको अपना सत्ता खाली करना पड़ेगा, आपको अपना कुर्सी खाली करना पड़ेगा। अब अगले प्रतिभागी को मैं बुलाना चाहूँगा, कुमार सत्यम, बहुत स्वागत। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और जब हमारा देश का संविधान लागू हो रहा था तो वहाँ उस समय जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी वोटिंग की, कि आखिर वोट देने का अधिकार किसे दिया जाएगा। क्या सभी लोगों को दिया जाएगा या कुछ ही लोगों को दिया जाएगा। और धीरे धीरे करते करते उसका जो विस्तार है वो बढ़ाया जाएगा। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तब जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो वहाँ पर ऐसा था कि सबसे पहले जो इलीट थे उनको वोटिंग राइट्स मिली थी। उसके बाद
जो दास थे उनको वोटिंग राइट्स मिली थी, फिर धीरे धीरे करते करते जो स्लेव्स थे उनको वोटिंग राइट्स मिली थी। लेकिन हम लोग इतने साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहने के बावजूद जब हम लोगों ने हमारे देश का संविधान बनाया तो पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 326 है वो वोटिंग राइट्स की बात करता है। और उस समय जो वोटिंग राइट्स मिला वो प्रत्येक 21 वर्ष के व्यक्ति, चाहे वो महिला रहे, चाहे वो पुरुष रहे, चाहे वो दलित रहे, चाहे वो सवर्ण रहे, चाहे वो पिछड़ा रहे, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स की सुविधा उस समय दी गई। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उस समय जो देश का लिटरेसी रेट था वो मात्र 16-17% था, लेकिन तब भी हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और लगभग 44% वो अनपढ़ जनता, 44% यानी कि आधे से बस थोड़ा सा ही कम जनता उस समय वोट करने गई थी। धीरे धीरे हम लोग डेवलप हुए, धीरे धीरे हम लोग एजुकेटेड हुए, लिटरेट हुए। आज हमारे देश का जो लिटरेसी रेट है लगभग 77% पहुंच चुका है, जिसमें पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है वो 84% और महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो 60% है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोगों की लिटरेसी रेट बेहतर हो रही है तो हमारे देश का जो समाज है, हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है, हमारे देश की जो लोकतंत्र है वो भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश हम लोग ऐसे भी देखते हैं जैसे कि चाइना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग उस चाइनीज़ कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट करती है, उस तानाशाह को सपोर्ट करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक आज भी चाइनीज जो कम्युनिस्ट सरकार है, सिंगल पार्टी की सरकार है, आज भी सरवाइव कर गई है। नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग है उसके फादर से लेकर उसके ग्रैंडफादर से लेकर अगर आज भी उसकी सत्ता बनी हुई है तो वो इसीलिए बनी हुई है कि वहाँ की बहुतायत जो जनता है वो ऐसे ही सिस्टम में, वैसे ही सिस्टम में अपने आप को रखना बेहतर समझती है। आज हम लोगों की जो लिटरेसी रेट अच्छी हो गई है, लेकिन लिटरेसी मतलब ये नहीं हो गया कि लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड हो गए हैं। वेल एजुकेटेड इन द सेंस कि लिटरेसी रेट का जो हमारे देश में पैमाना रखा गया है वो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु को पूरा कर चुका है और किसी एक भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना जान गया है, उसे लिटरेट माना जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो देश, अगर वो लिटरेट है, किसी एक भाषा को समझ रहा है, किसी एक भाषा में लिख रहा है, बोलचाल कर रहा की भाषा के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो देश के जितने भी नियम कानून बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, जीडीपी बन रही है, उससे भी बहुत अच्छा खासा उससे वो सहमत होगा या फिर उसकी समझ रखता होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो बात करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने चुनावी कैंपेन में किसी भी प्रकार के भड़काऊ बयान नहीं देगी, न वो जात के हिसाब से किसी को भड़काएगी, न ही धर्म के खिलाफ किसी को भड़काएगी, न ही क्षेत्र के हिसाब से किसी को पोलराइज करेगी। लेकिन हम लोग देखते हैं आज इतने स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिनों बाद, लिटरेट होने के इतने दिनों बाद आज भी ऐसा होता है और आज भी हम लोगों की देश की जो चुनावी प्रणाली है वो बनी हुई है। तो जब भी चुनाव में जाए तो यह देख के जाए कि आखिर कौन जो रियल इश्यूज है, मेन इश्यूज है, उसकी कौन पॉलिटिकल पार्टी या फिर कौन नेता जो है उसकी बात कर रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आज देश की स्थिति एकदम बदतर हो गई है, 111 के करीब पहुंच गई है। जो प्रेस फ्रीडम ऑफ इंडेक्स है 180 कंट्रीज में से आज उसका जो स्थान है 161 पहुंच गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी हमारी जो रैंक है 93 है, जो कि बेहतर स्थिति को नहीं दर्शाती है। लेकिन तब भी आज हम लोगों का सिस्टम बना हुआ है, चुनाव होते हैं, हम लोग लोगों को जिताते हैं, कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसके वजह से हम लोग वोट देने ही ना जाए, ये किसी भी लोकतंत्र के साथ एक बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा कि अगर हम लोग, अगर ऐसा सिस्टम अगर हमारे समाज में बना हुआ है, हमारे देश में बना हुआ है, तो हम उसको बेहतर करें, तो वोट देने जाए। और किसी जब ये हो जाता है कि अगर कोई भी योग्य नहीं है, कोई भी कैपेबल नहीं है, तो उसमें हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन उसमें से सबसे बेहतर है। कोई 2 प्रत्याशी में से, 3 प्रत्याशी में से, 4 प्रत्याशी में से, तो उसी को वोट दे, तो रियल इश्यूज पे वोट दे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि मिट्टी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ, मिट्टी का पुतला हूँ,
आपसे जुदा नहीं हूँ, गलती हो तो माफ़ करना, इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ। जय हिंद, जय भारत। सारा दारो मदार आप युवाओं पर ही हैं, तो आप सबको तो वोट देने के लिए ज़रूर जाना ही चाहिए। अब अगले प्रतिभागी हमारे हैं अमरेश यादव। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं अमरेश राष्ट्रीय सेवा योजना का एक स्वयंसेवक और साथ ही साहित्य और दर्शन का विद्यार्थी होने के नाते मैं सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता से शुरू करूंगा, जिसमें वो कहते हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है और तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो आप जब इस बार चुनाव में मतदान करने जाएं तो आप देखें कि कौन, आप किसके लिए वोट कर रहे हैं, रोटी खेलने वाले के लिए या रोटी खाने के लिए, जो रोटी देना चाहता है उसके लिए वोट करते हैं। तो आप अपने घर के उन मुद्दों के लिए करिए जहां उजियाला नहीं है, उजियाले के लिए करिए, रोटी के लिए करिए, न कि रोटी से खेलने वाले के लिए। मैं नागार्जुन की एक कविता है कि घून खाए सह तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर तो बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के साचे। तो उस समय की परिस्थितियों से आगे निकाल कर लाए हुए इस सिचुएशन से भी हमें आगे जाना है, जहां एक अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी समरसता हो, सामंजस्य हो। वैसी दुनिया में जैसे प्रकृति चलती है, तो हमें चाहिए कि हम देख के और एक अच्छे नेता को चुनें, अपने अधिकार को अपने आत्मसात करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अदम गोंडवी लिखते हैं कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के लिबास में, इतना असर है खादी के लिबास में। तो खैर, अब मेरे अगले प्रतिभागी हैं कौस्तुभ राज, उनका स्वागत। बहुत बहुत आभार भैया। और समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए राज इंदौरी साहब की शेर से शुरुआत करूंगा कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो लोकतंत्र की इस तासीर को बचाने के लिए हम सबको वोट करना पड़ेगा। भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सबको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। और सबने बहुत कुछ बोला है, मैं समस्त पदाधिकारियों को मैं कौस्तुभ राज प्रणाम करता हूं और आप सबका मन चाहूंगा। एक वोट क्या कर सकता है? लोग कहते हैं कि एक वोट का महत्वता क्या है, वैल्यू क्या है एक वोट की। सुनिए कि एक वोट उन बच्चों को शिक्षा दिला सकता है जो बच्चे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी से वंचित हैं। एक वोट करोड़ों गरीब, अति गरीब लोगों की जिंदगी संवार सकता है। एक वोट मरीजों को बेहतर इलाज दिला सकता है। एक वोट सड़क, पानी, महंगाई, बिजली आदि समस्याओं को पर विराम लगा सकता है। एक वोट मुल्क की तासीर बदल सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की शक्ति है। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गौरव का क्षण है कि हम सब मतदान कर पा रहे हैं। और मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए एक कविता के साथ मैं नेताओं को किस पृष्ठभूमि से, किस तरीके से देखता हूं, उस तरीके से सुनिएगा सर। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर क्या होगा? बचना किनसे है? फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंखों उठाए होंगे। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासी आंखों उठाए होंगे। सपने भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी।
मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। दिन को रात कहा जाएगा, दो को साथ कहा जाएगा। आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आप सबने बड़ा ही वैश्विक पटल पर चुनाव को रखा। मैं निदा फाजली की शेर से कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अंतिम बंद सुनिए कि शब्द शब्द आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। शब्द शब्द आहें होंगी, लेकिन नकली बाहें होंगी। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। तुम कहते हो नेता होंगे, लेकिन वे अभिनेता होंगे। बाहर बाहर सज्जन होंगे, भीतर भीतर रहजन होंगे। सब कुछ है फिर भी मांगेंगे, झुकने की सीमा लांघेंगे। आने वाले हैं जुआरी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। बहुत बहुत आभार। आप घर से निकलिए, मतदान करिए और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। मन से सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपने घर से निकलिए, अपने गांव को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, और ज़रूर वोट करिए, ज़रूर वोट करिए। और अगले प्रतिभागी हैं हमारे गौरव पांडे। इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमन। और मैं अपने वक्तव्य का शुरुआत एक दोहे के साथ करना चाहूँगा। सर्व मुख्य अधिकार है लोकतंत्र मतदान, इसका सुदृढ़ उपयोग हो, रहो मत अनजान। सबको प्रेरित कर चलो, करना है मतदान। यहाँ पर काफ़ी कर्तव्य के बारे में, अधिकार के बारे में सभी हमारे प्रतिभागियों ने बताया। मैं बस एक जो भविष्य वाला जो पहलू छूट गया है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। और ये एक छोटा चुनाव हुआ था मेरे ज़िले में, बलिया में चुनाव हुआ था, और वहाँ पे ये प्रधानी का चुनाव था। जिस दिन गणना हुआ था उस दिन इत्तेफाक से जो दो प्रतिनिधि थे उनके मत पर जो मत अंक थे वो समान रह गए थे। तो इसमें फिर डीएम साहब आए थे और उन्होंने इसका निर्णय एक सिक्का उछाल के किया था। और आप सोचिए मतलब एक वोट का ये कितना असर पड़ता है, उसके बारे में ये मैं बताना चाहूँगा, जो भविष्य के बारे में क्या क्या बदलाव ला सकता है। इसके बाद जो प्रधान उस समय बने थे उन्होंने 5 साल में काफ़ी कुछ बदलाव किया अपने गांव में। मतलब इतना बदलाव किया कि जिस गांव के बच्चे 8वीं के बाद दूसरे गांव में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, उसी गांव में उन्होंने एक कॉलेज खुलवा दिया ताकि विद्यार्थी ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा उन्होंने गांव में ही क्लिनिक की व्यवस्था वगैरह काफ़ी बढ़िया कर दिया। तो बस मेरा इतना ही कहना था कि एक मत की वजह से काफ़ी बदलाव आ सकते हैं और आपको ज़रूर मतदान करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सारे प्रतिभागी बोल चुके हैं। अब मैं मैम को, वंदना मैम को बुलाना चाहूँगा। आप आएँ और अपना वक्तव्य रखें। सभी को नमस्ते। जब ये प्रोग्राम ऐसे ऑर्गेनाइज होने वाला था, बच्चों के नाम लिए जा रहे थे कि आप इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए, तो ऐसा लग रहा था कि मिल नहीं रहे थे बच्चे। पर जब आप सब आए और इतना सुंदर, इतना बढ़िया, किसी ने कविता बोली, किसी ने बहुत अच्छे से, किसी ने इसको राइट बोला, किसी ने बोला ड्यूटी है, फ्यूचर है, तो आप सब ने बहुत जोश से इस प्रोग्राम में जोश भर दिया। तो इसीलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने जोश और उमंग से इस प्रोग्राम को आपने किया। और सबसे ज़्यादा सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स की तरफ से
सारे कॉलेज की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ DAV PG कॉलेज आई एक्सप्रेस माई हार्टफेल्ट थैंक यू। जो हमारे अतिथिगण हैं, शालिनी श्रीवास्तव मैम हैं, मणिकेश सर हैं, अरविंद कुमार सिंह हैं, सरिता मैम हैं, संगीता मैम, अनीता मैम, बबीता मैम, और जो हमारे सारे अध्यापकगण, NSS के ऑफिसर, कल्पना मैम, ओम प्रकाश सर, राजेश सर, रामेंद्र सर, संजीव सर, मयंक सर, शशिकांत जी, शोभनाथ सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रोग्राम को अपने प्रेजेंस से सफल बनाया। और जैसा कि आप सबको लास्ट में कहा गया था कि लास्ट में जिन जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया उनको आप लोगों की तरफ से एक उपहार दिया जाएगा मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। तो जो बच्चे भाग लिए थे वो स्टेज पे आ जाएं, एक सारे इधर आके लाइन बना लें, आ जाएं जिन्होंने भाग लिया, और आप लोग स्टेज पे ही रहिएगा ताकि कि एक ग्रुप फ़ोटो हो जाएगा। और सारे PO से एक आग्रह है कि प्लीज़ कम ऑन द डायस। राजेश सर, ओम प्रकाश सर, मनीषा मैम, कल्पना मैम, और जो सारे बच्चे हैं वो आ जाएं। आप लोग इतना अच्छा बोल रहे थे कि हमारे जो मेहमान थे बहुत खुश हो रहे थे आप लोगों को देखकर। नहीं बोलने का मौका मिला, और जिनको आज नहीं बोलने का मौका मिला, फिर ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि जब वो अपने बात को रख सकें संचालन के लिए। आओ बेटा, आओ कल को आप लोग जरा नाम रोशन आओ प्रिया लाइन से बुला देंगे। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने चलो एक्चुअली बहुत ऊपर नीचे सीख रहे आओ बहुत अच्छा बेटा, आजा बेटा, आइए आइए बेटा। बेटा शर्मा आप दे रहा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतदान कराना जरूरी है। यही जो है कलम वो देश बदलती है, समाज बदल देती है। अब आप लोग पूरे परिवार को अपने घर में जाकर बताइए कि मतदान देने वोट देने जरूर जाना है। लेकिन अपनी पेन लिए रहे ना, एक फोटो हो जाएगा। अरे प्रिया कम फॉर ग्रुप फोटो। सभी लोग आ जाइए, हम लोग एक फोटो खींच लेते हैं। जो सारे बच्चे हैं वो भी आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए।